नमस्ते, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीके ड्राइवर में। दोस्तों, टॉप 5 करंट अफेयर की ये क्लास आप यदि डेली देख रहे हैं तो आपके किसी भी एग्जाम के नेशन के लिए ये समझ लीजिए एकदम रामबाण है। ठीक है ना। आज के जो मैंने टॉप 5 करंट अफेयर बनाए हैं उसके लिए जो मैंने टॉपिक चुना है वो टॉपिक आपके सामने है, आप देख सकते हैं। पहला टॉपिक है एक पेड़ माँ के नाम, एक ये है निर्भय मिसाइल, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जलवायु परिवर्तन और वनीला पौधा। ये वही वनीला है जिस जो आप लोग वो आइसक्रीम खाते हो, वनीला आइसक्रीम ना, ये वही उसी का नाम है। ये विलुप्त प्राणी मावा। और भैया फिर से बता दूं कि गिरमिटिया मजदूर पर हमारा वीडियो लगभग तैयार हो चुका है, थोड़ा सा इंतजार आपका और है, जल्द ही वीडियो आपको मिलने वाला है। आइए अपने प्रश्नों पर चलते हैं, बहुत देर नहीं करेंगे। प्रश्न 1 है, पहला प्रश्न चलिए क्या है बोलो भैया, पढ़ो तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्भय मिसाइल के बारे में सही है? ठीक, यह एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। ये तो गलत है भैया, वो तो बैलिस्टिक नहीं है। तो केवल समुद्री लक्ष्य मिसाइल है तो केवल वाला काम, समुद्री नहीं, ये भी नहीं है। अच्छा, 2 केवल है तो अच्छा, एक केवल क्या है? यह केवल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है, पारंपरिक नहीं। देखो भैया, पहले जब कोई मिसाइल बनती है तो सबसे पहले उसे पारंपरिक हथियारों के रूप में विकसित किया जाता है, बाद में परमाणु जो क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो गलत है। सी एकदम सही है, यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। सही है। अब देखिए इसके बारे में, इसकी व्याख्या देखिए। मैंने व्याख्या में बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट शामिल कर दिए हैं। भैया पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आइए, पीडीएफ नहीं चाहिए तो आप यहीं पर, अगर आप कॉपी नोट्स बना रहे हो, कॉपी में लिख रहे हो तो लिख लीजिए। सी ऑप्शन सही है, यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। व्याख्या तथा प्रमुख तथ्य आइए पहले देखिए। निर्भय मिसाइल भारत की स्वदेशी रूप से विकसित की गई सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका विकास डीआरडीओ ने किया है भैया। यह मिसाइल टॉमहाक, ये टॉमहाक मिसाइल है अमेरिका की, बहुत ही अच्छी मिसाइल है अमेरिका की, अपने आप में काफी ताकतवर, काफी अच्छी, काफी सटीकता के लिए जानी जाती है। तो क्या है कि यह मिसाइल टॉमहाक जैसे अमेरिकी क्रूज मिसाइलों की श्रेणी में आती है। वाह भैया वाह, समझ पाए ना। प्रमुख विशेषताएं क्या है इसकी? पहली बात तो यह सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी गति 0.7 से 0.9 मैक। ठीक है ना। रेंज 1000 किलोमीटर। क्षमता पेलोड कितना ले जा सकते हैं? 200 से 300 किलोग्राम वारहेड ले जा सकती है। परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियार लॉन्च कर सकती है। ठीक है ना। तो और गाइडेड सिस्टम लगा हुआ है। इनर्शियल नेविगेशन में जीपीएस और टरकाम, ये दोनों। ठीक है ना, ये दोनों भैया। अब उद्देश्य और इसकी भूमिका का, ये सटीकता से लक्ष्य भेदने में बहुत माहिर है भैया। लंबी दूरी से दुश्मन के ठिकाने पर हमला कर सकती है और भारत की रणनीतिक शक्ति को बढ़ाना इसका काम है। बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे बड़ी बात नीचे लिखा हुआ लो एटीट्यूड फ्लाइट, यानी कि बहुत नीचे उड़ेगी। और नीचे उड़ेगी तो राडार देख नहीं पाएगा। अब राडार देख नहीं पाएगा तो भैया ये बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से जो है निशाना लगाएगी, राडार से बच सकती है। अब जैसे मान लिया जाए पृथ्वी है, देखो आपका ये पृथ्वी है, यहां से ऐसे 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 मान लिया पृथ्वी इतना। अब जैसे राडार की आंख मान लिया ये तक पहुंचत है किया, और ये का काम करी कि अतने नीचे उड़ा करी, ये यहीं से उड़ा करी। तो जब नीचे उड़ी, ऊपर के राडार देख ही न पाई का, तो भैया जहां चाहिए तहां मार के एकदम शीशा लेदर कर दी। ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छी मिसाइल है निर्भय। और हाँ, ये अमेरिका की टॉम हाक आप सर्च करके देख लेना, अपने आप में अच्छी से अच्छी मिसाइल मानी जाती है। और यदि उसकी श्रेणी में हमारी निर्भय है तो फिर वाह वाह क्या बात है। डीआरडीओ आपको बारंबार नमस्ते है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था है, बिल्कुल नहीं सही, ये गलत है बिल्कुल। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, ये सही है। भारत इस न्यायालय का सदस्य नहीं है। भारत जो है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य नहीं है भैया, वो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसके लिए है भारत, आईसीजे के तहत। लेकिन आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के लिए भारत
ने कोई भी मान्यता नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यह केवल वाला गलत है, तो ये इसका बी ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर की व्याख्या मैंने बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट लगाए हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना 17 जुलाई 1998 को रोम संविधि, ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, कौन सा संविधि, तो रोम संविधि के माध्यम से की गई। यह दुनिया का पहला अस्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को 4 प्रमुख आपराधिक अंतरराष्ट्रीय अपराधी के लिए उत्तरदायी ठहराना है। क्या क्या, युद्ध अपराध, मानवता के विरुद्ध अपराध, ठीक ना, अगला है नरसंहार और आक्रामकता का अपराध, ठीक है ना। इन 4 प्रकार के अपराधों के लिए ये दोषी जो है उत्तरदायी ठहराता है। किसके तहत इसकी स्थापना हुई, रोम संविधि के तहत स्थापना हुई है। आगे देखिए, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आईसीजे का मुख्यालय कहां है, द हेग नीदरलैंड में है, दोनों याद रखिएगा। अब देखिए, तो संयुक्त राष्ट्र का इसका कोई संयुक्त राष्ट्र की संस्था नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। हालांकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसके मामलों को आईसीसी के पास भेज सकती है, लेकिन आईसीसी एक स्वतंत्र संस्था है। भारत की स्थिति क्या है, भारत ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है भैया, और अगर रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है इसका मतलब यह हुआ कि वह आईसीसी का सदस्य नहीं है। अच्छा, भारत की चिंताओं में इसकी, भारत क्यों ऐसा नहीं करता है, तो क्या है, संप्रभुता, सशस्त्र बलों की कार्रवाई पर संभावित जो असर, मतलब आप इसको अच्छे से पढ़ लेना और जो भी चीजें आपके लायक होगी उसको आप ले लेना और बाकी चीजें छोड़ देना, ठीक है ना। तो एक बात और मैं बताता चलूं कि आईसीसी केवल व्यक्तिगत अपराधियों के खिलाफ मुकदमा चला सकता है, वह देशों, संगठन या सरकारों पर मुकदमा नहीं चला सकता। तो ये भी ऑप्शन में याद रखिएगा, कुछ चीजें इसमें याद करने लायक है, उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है कोलोसल बायोसाइंस। तो ये जो जैव प्रौद्योगिकी कंपनी है इसने जुलाई 2025 में कहा कि भैया जो एक जीवित प्राणी है, सॉरी विलुप्त प्राणी है, डी एक्सटिंक्ट, उसको मैं पुनर्जीवित करूंगा। अब जैसे उसका नाम क्या, मावा, मावा एक विलुप्त प्राणी है और उसको इस कंपनी ने कहा मैं पुनर्जीवित कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्या इसका विकल्प मावा सही है। अगला देखिए, हाँ, मावा पक्षी एक क्या है, पक्षी है, याद रखिएगा, को पुनर्जीवित करने की घोषणा की। मावा न्यूजीलैंड का एक विशालकाय उड़ान रहित पक्षी था जो लगभग 600 साल पहले इंसानी शिकार और परिस्थितिक संतुलन के कारण विलुप्त हो गया था। इसका वजन 200 किलोग्राम और ऊंचाई 3.5 मीटर आए, 3.5 मीटर भैया, सुनो, अरे बाप रे बाप, बहुत ज्यादा होती थी। तो ये किसके तहत इसको पुनर्जीवित करेंगे, CRISPR, क्रिस्पर हम लोग कहते हैं, और जीनोम इंजीनियरिंग पर आधारित है। तो ये कोलोसल बायोसाइंस जो है ये पहले बुल्ली, मैमथ और डोडो को भी पुनर्जीवित करने की योजना पर काम कर चुकी है। मावा परियोजना के तहत यह पहली बार होगा जब कोई विशालकाय पक्षी वैज्ञानिक रूप से जीवित किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में, कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए भैया, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रंटियर इन प्लांट साइंस में जुलाई 2025 को प्रकाशित अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन का किस पौधे की पॉलिनेटर हैबिटेट ओवरलैप पर खतरा बढ़ गया है, तो यह है वनीला, वही आइसक्रीम वाला वनीला। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। फ्रंटियर इन प्लांट साइंस में प्रकाशित अध्ययन में बताया गया कि जलवायु परिवर्तन के कारण वनीला पौधे और उसके प्राकृतिक परागणकर्ताओं के बीच हैबिटेट ओवरलैप 2050 तक 90% तक घट सकता है। इसका अर्थ है कि वनीला पौधा और उन्हें परागित करने वाले कीटों के बीच भौगोलिक संगति कम हो जाएगी। तो होगा क्या, प्राकृतिक उत्पादन खतरे में आ जाएगा। भैया जब
परागकण उस पर आ ही नहीं पाएंगे तो पुष्प और फल फूल कैसे होगा, ठीक है ना। वनीला की वैश्विक सप्लाई का 80% भाग मेडागास्कर से आता है। कहां से? मेडागास्कर। तो वनीला के लिए मेडागास्कर याद रखिएगा। इसका परागण कृत्रिम रूप से करना पड़ता है क्योंकि इसके प्राकृतिक परागकर्ता बहुत विशिष्ट होते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण ये पॉलिनेटर्स दूसरे क्षेत्रों की ओर पलायन कर सकते हैं जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वनीला एक सुगंधित फल या पाड़ होता है जो वनीला प्लेनीफोलिया वनीला प्लेनीफोलिया नामक बेल प्रकार की आर्किड प्रजाति से प्राप्त होता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे महंगा मसाला है केसर के बाद। केसर दुनिया का सबसे महंगा मसाला है, दूसरा नंबर आता है किसका? वनीला का, क्योंकि इसका उत्पादन श्रम ग्रहण होता है। इसकी पैदावार मौसम पर अत्यधिक निर्भर होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2025 में शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम 2.0 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण का संरक्षण करना। आगे चलते हैं, ये पूरा लिखा हुआ है भैया, पूरा फैक्ट लिखा हुआ है, आप इसको आराम से देख करके काम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल देख सकते हैं कि वृक्षारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण करना, एक पेड़ मां के नाम, और केवल पढ़िए भी नहीं, एक पौधा जरूर लगाइए, ठीक है ना, ताकि आने वाले दिनों में हम लोग का पर्यावरण बहुत अच्छा हो जाए, स्वस्थ हो जाए, मस्त हो जाए, ठीक। तो इसका उद्देश्य है भावनात्मक रूप से पर्यावरण ये लगाव यदि आपको हो जाएगा तो आप वृक्षों को जो है बचाएंगे। 37 करोड़ से अधिक पौधे एक ही दिन में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है अपने आप में, सबको मिलकर करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग हरी भरी धरती को फिर से पुनः उसी के रूप में ला पाएंगे। सबको करना है, किसान हो, सरकारी कोई कर्मचारी हो, छात्र हो, एनजीओ हो, स्कूल कॉलेज के लोग, चाहे जो हो, सबको करना है। तो ये सारे क्वेश्चन रहे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने शामिल किया है भैया। यदि आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और हाँ, मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन दिया जाए, ताकि कोई भी अगर वनडे एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं तो वहां पर बेहिचक आप बैठे और उसे क्रैक करें, ठीक है ना। फिर बिटिया मजदूर पर मेरा वीडियो आने वाला है, बेटिंग बेटिंग बेटिंग। चलिए भैया, छोड़ दें। तो इस प्रकार से आज की क्लास समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।